Everybody put your hands in the air. कि हमारे नवंबर महीना का असाइनमेंट हमारे बीच में आ चुका है। तो असाइनमेंट बच्चे कैसे करें, इनको हमने पहले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा प्रश्न रहा बार बार फोन के द्वारा कि सर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्योंकि वो भूल गए। कुछ इसमें ऐसे प्रश्न आ गए थे जिनको उनको बार बार फोन के द्वारा पूछना पड़ा। तो इन बच्चों की सुविधा के लिए हमने कुछ प्रश्नों का जवाब यहाँ पर लाए हैं, जिनसे बच्चे जो है किस तरह से बोर्ड के पेपर में शब्द सीमा के रहते हुए कैसे अन्यत्र न लिखकर, गलत सलत न लिखकर कैसे अच्छे से अच्छे नंबर वो ला सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, कैसे उनकी शब्द सीमा सीमित होनी चाहिए, उनकी जो लेखन शैली जो है बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, जिसको जांचने वाले को भी ओवर ना लगे। तो इन कुछ प्रश्नों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो पर आया हूं। शायद बच्चों को जो मेरे से फोन करके पूछ रहा था उनको भी अच्छा लगे और कुछ बच्चों को भी अच्छा लगे। तो हम देखते हैं यहां पर असाइनमेंट का पहला प्रश्न क्या था। भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इसके 3 उपयोग समझाइए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। भंवर धाराएं क्या है, इसको कहते हैं एडी करंट या फोको धाराएं, क्योंकि इनको वैज्ञानिक फोको ने ही ढूंढ निकाला था। तो आपको सीधा प्रश्न पूछा था कि भंवर धारा क्या, आपको फोको धाराएं क्या है ये नहीं पूछा। जबकि इस प्रश्न को घुमाकर पूछना होता तो क्या करता, भंवर धारा को फोको धारा क्या है, क्योंकि वैज्ञानिक फोको ने इसका आविष्कार किया था, इनको निकाला था। ऐसी धाराएं भी होती है, इस कारण से इसको फोको धाराएं भी कहते हैं। बच्चों आपको ध्यान देना है वार्षिक पेपर के लिए। तो पहले हम देखते हैं यहां पर भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इनका 3 उपयोग समझाइए। वेरी सिंपल सी बात है। तो जब किसी बीज आकार या आकृति के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है या उसे परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः उस चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। मैं आपको सटीक यहां पर आंसर बता रहा हूं, लेकिन इस बीच में बच्चों को समझना भी है भंवर धारा क्या है। मेरे वीडियो में आप पढ़ चुके हो, आपको देखना है कि भंवर धारा क्या है, लेकिन फिर भी आपको लिखना पेपर में इतना सा है। लेकिन एक्चुअल में हम समझे कि भंवर धारा है क्या, जिसको मैं एक बार समझा देता हूं और उसके बाद उसको मिटा दूंगा। तो भंवर धारा क्या होता है, एक मैं नाल चुंबक मान लो मैं लेता हूं, एक प्रायोगिक है, कई भंवर धाराएं आपको मैं दिखा सकता हूं। यहां पर मान लो ये एन है और ये क्या है, एस है। इनके बीच में यदि एक अक्ष ऐसा बना दिया जाए, चलिए ये कलर हमको दिख रहा है, यहां पर एक अक्ष पर एक जो है ये तांबे की जो इस तरह से एक प्लेट को ऐसे हम बीचों बीच लगा देते हैं और इसमें हम एक कॉइल जो है लपेट देते हैं। एक कॉइल मैं यहां पर लपेट दूं, चलिए एक कॉइल मैंने लपेट दी ऐसा, और इस कॉइल को मैं यहां पर बासिंग कर दूं, प्लस माइनस ई बैटरी लगा दूं, यहां पर एक कुंजी लगा दूं के, तो धारा हमारी इधर से इधर जाएगी। ये किस पर निर्भर करके मैं आगे आपके वीडियो में मैं दे चुका हूं, है ना। हम जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या होगा, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या होगा, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एस ध्रुव होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो एन ध्रुव बनता है चुंबक का। तो ये विद्युत चुंबक है, उनके बीच में हम एक तांबे की तार लपेटे हुए किसी भी आकार आकृति, जिसको हमने कहा है आकृति आकार के चालक को लटकाएंगे। अब देखते हैं प्रयोग क्या है इसका। प्रयोग ये है कि ये एक अक्ष बनाया जो ओ पर ये इस तरह से ऐसा पेंडुलम की तरह ये ऐसा घूम रहा है और इधर 2 चुंबकीय क्षेत्र है ना, एक एन है और एक क्या है, ऐसा इन पर डिपेंड करता है। तो क्या हो रहा है, मान लो मैं कुंजी को हटा दिया और उस स्थिति में इस आकृति आकार यानी कॉइल को मैं इस तरह से घुमा रहा हूं, तो उसका कारण क्या होगा, वो इस तरह से दोलन करते रहेगा। कब तक करेगा, जब तक ये वायु के घर्षण को सहते रहेगा, अर्थात बहुत देर तक वो घूमते धीरे धीरे आयाम कम करते हुए वो स्थिर होगा। क्यों, क्योंकि वायु में घर्षण है,
बाकी यदि वायु नहीं रहता तो घूमते ही रहता। लेकिन जैसे ही हम कुंजी लगा देते हैं तो यहां पर क्या देखते हैं, कुंजी हमने लगाया तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो रुकने के पीछे कारण क्या हुआ, यही है भंवर धारा, यही है फोको धारा। क्या क्या क्यों हुआ, जब यहां पर ये इस तरह से फ्लक्स किया, आपने इसमें कुंजी लगाया, विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, आई धारा, तो विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो इसमें क्या हो रहा है, बल रेखाएं कट रही है, बल रेखाएं कट रही है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित धारा वहां पर बह जाती है। और इन्हीं प्रेरित धारा जो बह जा रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक चक्र के समान हो जा रही है, जो उस चीज का विरोध कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। ये इन्हीं के कारण उत्पन्न हुआ भंवर धारा, तो इसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। उसकी गति को ही क्या करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध करेगा तो क्या होगा, गति को रोक देगा। तो ये इसकी प्रायोगिक प्रदर्शन है, इसको आपको नहीं पूछा है तो इसको आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, भंवर धाराएं क्या है, इनके 3 उपयोग लिखिए, आगे समझाइए कह रहा है। तो ये प्रेरण मोटर में इस भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। दूसरे उपयोग क्या, धारामापी को रुद्धदोल बनाने के लिए। धारामापी का कांटे जो है, यदि अचानक धारा प्रवाहित करोगे तो भयांक से हो जाएगा, टकराएगा, टूट जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, रुद्धदोल का अर्थ होता है हम उसके कांटे जो है, संकेतक है, वो बिल्कुल स्मूथ चले, स्मूथ चलना यानी रुद्धदोल चलना। तो रुद्धदोल बनाने के लिए, और तीसरा उपयोग आप लिख सकते हो रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक लगाने में। तो इस तरह से हम यहां पर इसको डिटेल और करेंगे, क्योंकि आपने हमसे फोन से पूछ रहा था बार बार, तो हम इस कठिन प्रश्नों को लेके आए हैं कि क्या है इसका जवाब। आप बिल्कुल सटीक ढंग से एक उत्तर लिखना, बोर्ड की एग्जाम में किस तरह से उत्तर लिखा जाता है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। आप कैसे अधिक अंक पा सकते हो, सटीक आंसर कैसे दिया जाता है, लेखन शैली क्या होना चाहिए, ये मैं क्रमशः बताते आपको जा रहा हूं। देखते हैं अब इसके बाद कि दिक्पात कोण तथा नमन कोण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू V/H। यहां पर नंबर का भी डिस्ट्रीब्यूट रहता है, देख लीजिए 1 + 1 + 2, यानी जिसमें एक नंबर है उसको आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं करना है ना। तो ये सब चीज आपको समझना है, इन प्रश्नों के आधार पर आपको सिखाया जा रहा है कि वार्षिक पेपर किस प्रकार से देना है। असाइनमेंट जो है आप अभी जो स्टडी कर रहे हैं उनको किस प्रकार से आपको दूर में हम कैसे सिखा सकते हैं, यही आपको बताना है। तो आपको लिखन शैली भी देखना है परीक्षा में। तो देखते हैं, पहला हमारे पास है दिक्पात कोण क्या है। डेफिनेशंस, जो एंगल है किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर। तो आपको सबसे पहले तो जानना है चुंबकीय यामोत्तर है क्या। तो मैं सिंपल सी एक बात कहूं, मान लो मैं चुंबक को यहां पर लगाता हूं तो चुंबक क्या होता है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ा होता है ना। तो उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ा हो गया, तो उस के अक्ष मिलाने वाले अक्ष के लंबवत जो भाग होगा ऊपर और नीचे, इसको कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर। तो चुंबकीय यामोत्तर का अर्थ क्या होता है, पूरब और पश्चिम। सबसे पहले तो इनको आपको जानना है रे बच्चों कि आप क्या कर सकते हैं। तो क्या हो गया, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। इसे कोई कोई पुस्तक अल्फा के द्वारा व्यक्त करते हैं और कोई कोई पुस्तक डी के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। तो आपको इससे कोई ये करना नहीं, अल्फा भी लिख सकते हो और डी भी लिख सकते हो। तो अर्थ क्या हुआ, मैं इनको समझाना ये चाहता हूं कि चुंबकीय जो है दिक्पात कोण क्या है। तो ये मान लो यथार्थ उत्तर है, ये जो लाइन हमने खींचा यथार्थ उत्तर है, और चुंबक को जैसे हमने लटकाया तो वो क्या हो गया, एन और एस दिशा में खड़ा हो गया। तो ये यथार्थ उत्तर और ये जो चुंबक जिस दिशा में उत्तर और दक्षिण लगाकर खड़ा हुआ है, उसके बीच जो बना कोण जो बनता है, न्यून कोण बनाता है, इसे हम कहते हैं दिक्पात कोण। दोनों के बीच में कुछ एंगल आ जाता है, दोनों समान नहीं रहता। तो यहां पर उस न्यून कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। दूसरा आपसे पूछा 1 नंबर का प्रश्न, नमन कोण क्या है, इनको भी समझाइए। नमन कोण, डीप एंगल। तो डीप एंगल क्या होता है, यहां पर देखें, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है
उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। एक बार और मैं बोलूं, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। चुंबक की परिणामी तीव्रता यदि एक चुंबक है, आपको मैं बता दूं तो आपको अक्षीय और निरक्षीय जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब चुंबक एक ही है तो वहां पर उसकी दिशा कैसे जाती है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर जाती, तो एक दिशा है उनकी। तो यहां पर मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं, ये देखो ये दक्षिण है और ये उत्तर है, एंड नॉर्थ एंड साउथ, तो इसकी दिशा इस तरह से है और इस चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए इस दिशा में लगाए, लेकिन ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगा ये वाले कोण, इसको कहते हैं नमन कोण। यानी आपका जो चुंबकीय कंपास है, चुंबकीय सुई, कई बार आप देखे होंगे प्रयोग करते वक्त जब रखते हैं पृथ्वी के क्षैतिज में रखते तो क्या होता है, ऐसा ऊपर ऐसा नीचे, कभी कभी वो चूल से भी हट जाता है, गिर जाता है, कहते हैं सर ये चुंबक गिर गया। तो ये गिरा क्यों, क्योंकि वो नमन कोण के कारण गिर जाता है। कई जगह हम कोई चीज को क्षैतिज नहीं बना रखते, पृथ्वी की जो बनावट है वो गोली होने के कारण क्षैतिज समतल नहीं है। तो ये नमन कोण जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, नमन कोण, इसे थीटा के द्वारा, ये देखो स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए, चुंबक ऐसा बराबर ना खड़ा होकर ऐसा ऊपर ऐसा या कहीं पर नीचे ऐसा नॉर्थ और साउथ हो जाता है उसी जगह में। तो आप देखेंगे चुंबकीय जो सुई होता है वो ऐसा ऐसा होते रहता है कहीं कहीं पर, तो क्यों होता है, वो नमन कोण के द्वारा होता है, इसे थीटा के द्वारा व्यक्त किया। हमारा कोई इसमें तीसरा जो प्रश्न जोड़ा हुआ है कि सिद्ध कीजिए tan थीटा इक्वल टू b/h। तो यहां पर बच्चों आपको ध्यान देना है, मैं सॉर्ट किया हुआ हूं कि v और h क्या है। सबसे पहले तो इसको जानो, v क्या है, ये ऊर्ध्वाधर, मैं लिख दिया, छोटा सा लिख दिया, ऊर्ध्वाधर घटक है v। h क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। क्षैतिज घटक यानी क्षैतिज घटक बिल्कुल समतल, ऊर्ध्वाधर घटक यानी समतल के लंबवत यानी ऊपर और नीचे। यहां पर हम एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए हुए हैं और ये चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में क्या हो जाता है, वो लटक जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, एस से एन की ओर। एक सिंगल चुंबक है एस से एन की ओर होगी, ये आपको जानना है। हम पहले वीडियो में आपको बता चुके, तो एस एन की ओर तो आई की, ये आई क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहां पर थीटा को मैंने अभी बताया क्या होता है, नमन कोण, डीप एंगल है। तो इस तरह से इनमें रिलेशन आपको बनाना है। डीप एंगल यहां पर वर्टिकल जो चुंबकीय क्षेत्र है का ऊर्ध्वाधर घटक है और एच यानी हॉरिजॉन्टल घटक है, कंपोनेंट है। तो यहां पर इनके बीच में संबंध तो हम चित्र में हम देखते हैं। तो ये जो v का मान मैं कहूं, जिसको मैंने क्या कहा, ये है ऊर्ध्वाधर घटक और h क्या है, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक यानी I का क्षैतिज दिशा में वियोजन क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया क्षैतिज घटक क्या हो गया, h इक्वल टू I cos थीटा। ये हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं, वेक्टर एनालिसिस में हम पढ़े हुए हैं कि उसकी छाया की दिशा में जो वियोजन होगा थीटा की दिशा में वो cos थीटा और थीटा के विपरीत दिशा में sin थीटा वियोजन होता है। तो h का वैल्यू आ गया I cos थीटा, b की वैल्यू आ गया I sin थीटा। मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर दिया तो क्या आ गया, b बटे h I sin थीटा बटे I cos थीटा, I कट गया तो sin बटे cos मीन tan थीटा, b अपन I इक्वल टू tan थीटा। मैं इसको पहले लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू b अपन h, जो कि हमको क्या करना था, प्रूव करना था। वेरी सिंपल। तो आपको और आगे आगे ज्यादा नहीं जाना है, जितना पूछा जाता है उतना आपको लिखना है, सटीक लिखना है और अच्छे से अच्छे नंबर आपको लाना है। प्रश्न है यहां पर कि स्वप्रेरकत्व क्या है। किसी प्रेरण कुंडली में धारा का मान बढ़ रहा है, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाइए। चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य, संचित चुंबकीय स्थिति, ऊर्जा और धारा के मध्य। यहां पर भी नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख चुके हो, क्या है, नंबर को देख लीजिए। पहला जो भाग है 1 नंबर और दूसरा भाग 1.5 और तीसरा भाग भी 1.5 नंबर का। इस तरह से हम अंकों का विभाजन हम देख चुके हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले स्वप्रेरकत्व क्या है। तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है।
इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। यानी स्वप्रेरण के लिए क्या होता है? प्रेरण के लिए जब उसी कुंडली में हम कम या ज्यादा धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वहां पर उसी में प्रेरण हो जाए, वह एक स्वप्रेरण है, सेल्फ इंडक्शन है। तो स्वप्रेरण के लिए हम प्रायोगिक प्रदर्शन भी हम थोड़ी सी दर्शा सकते हैं। मैं आपको चाहूं तो थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूंगा। यहां पर ये हम एक कुचालकीय में तांबे की विद्युत रोधी तार को हम लपेट दें और इस तरह से इनमें एक बैटरी लगा दे और बैटरी के साथ परिवर्ती प्रतिरोध और यहां पर एक कुंजी लगा दे। ये कुंजी हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये बैटरी हो गई, प्लस माइनस ये एक कुचालक में तांबे की विद्युत रोधी तार को हमने लपेट दिया और इसके साथ मैं एक बल्ब लगा दूं तो इस तरह से मैं स्वप्रेरण गुणांक को मैं बता सकता हूं। ये एल हो गया। यहां पर क्या होता है? स्वप्रेरण, जैसे ही मैंने कुंजी यहां पर लगाया, इस ये में धारा इस दिशा में बहने लग गई। धारा बहने लग गई तो यहां पर क्या होगा? प्रेरित धारा मिलेगा। लेंज के नियम के अनुसार क्या मिलेगा? प्रेरित धारा मिलेगा। और प्रेरित धारा क्या होता है? लेंज का नियम क्या होता है? वह उस चीज का विरोध करता है जिसके कारण वहां उत्पन्न होती है। तो धारा की दिशा इस तरह से जा रही है तो यहां पर प्रेरित धारा क्या होगा? विपरीत दिशा में जाएगी। तो विपरीत दिशा में जाएगी तो क्या होगा? धारा के मान को कम करेगा, अर्थात ये बल्ब जो है कम प्रकाश देगा। लेकिन जैसे ही हम कुंजी को हटा देते हैं, यानी हमने यकायक धारा के मान में कमी कर दी, यानी फ्लक्स में कमी कर दी, तो क्या होता है? प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? ये अब धारा नहीं जा रहा है तो क्या होगा? विपरीत दिशा, उल्टे दिशा में। यानी दूसरे अर्थ में हम कह दे जाए, जिस दिशा में धारा जा रही उसी दिशा में हमारा क्या होता है? प्रेरित धारा बहने लग जाती है। तो जैसे ही हम कुंजी बंद कर रहे हैं, बटन को बंद कर रहे हैं, तो धारा की दिशा में प्रेरित धारा बह जाती है। यही कारण क्या होता है? चमकता है। कई बार आपने सुने होंगे, जब आदमी मरना अवसर में आता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा चमकदार हो जाता है, तेज जलता है। जैसे दीपक के बारे में कहा जाता है, दीपक क्या होता है? जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ की प्रज्वलित ज्यादा हो जाता है। सेम हम स्वप्रेरण में भी हम कह सकते हैं, बल्ब जब हम फ्लक्स को बंद करते हैं तो उसकी दिशा विपरीत, यानी धारा की दिशा में धारा बहने लग जाती है, प्रेरित धारा। और जब इस कुंजी को लगा दिया जाता है, धारा दी जाती है, तो उनको वो कम करने का प्रयास करता है। इसी कारण ये समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ बल्ब प्रेरक कुंडली के ये कम चमकता है। तो इसको आप यदि पूरे इसकी समझाने के लिए कहते हैं तो आप इस चित्र के द्वारा स्वप्रेरण को समझाते हैं, लेकिन आपको 1 नंबर में दिया है तो आप सिर्फ परिभाषा लिखकर भी काम चला सकते हैं। बिल्कुल सटीक है। दूसरी बात ये था कि स्वप्रेरकत्व में परिवर्तन ग्राफ बनाइए। पहला ग्राफ था चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य। तो मैं पहला ग्राफ जो है चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य वाले यहां पर बनाया हूं। तो चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित धारा का मान उतना ही बढ़ता चला जाता है। डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। यानी फ्लक्स में परिवर्तन जो है प्रेरित धारा के मान को इफेक्ट करता है। तो यहां पर हम इसी को लिखे हैं, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उनमें प्रवाहित धारा की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कभी कभी कोई पूछता है इसको फाई भी कहते हैं कि ये कौन सा फ्लक्स है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी, इसके द्वारा भी जानते हो, फाई भी लिखते हो तो ये फाई बी भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ये फाई बी भी लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए रोक दिया था यहां पर। तो ये चुंबकीय क्या है? ये फाई बी मैं जब लिख दिया तो ये इसको आप कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स जो है धारा के क्या हो रहा है? अनुक्रमानुपाती। ये प्रोपोर्शनल जो चिन्ह को हटा देने से एल लग गया। एल क्या है? एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक ये कहलाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह आता है तो हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। अन्य बोर्ड परीक्षा में स्ट्रेट लाइन देकर आपसे पूछा जाता है कि किसमें स्वप्रेरण गुणांक ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे प्रश्न आपको मेरे वीडियो में हैं, उनको आप देख लेना। यहाँ पर मैंने क्या है, सटीक आपने प्रश्न पूछा था कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने एकदम सटीक आपको उत्तर इसमें डाल रहा हूँ। जो मेरे पढ़ाई करना है इसका और डिटेल देखना है तो मेरे वीडियो में है, आप देख सकते हो। दूसरी बात कहते हैं कि संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा एवं धारा में मध्य संबंध। तो ये दूसरा ग्राफ हमारा क्या है
कि प्रेरकत्व की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो सूत्र होता है 1/2 Li², ये हमारे पास सूत्र है। अर्थात हम कह सकते हैं U इज प्रोपोर्शनल टू I²। तो हम स्थितिज ऊर्जा और धारा के मध्य संबंध, धारा क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा प्रोपोर्शनल है धारा के वर्ग के। तो हमारे बीच जो ग्राफ आता है वो क्या होता है, कर्व लिए हुए होता है। कैसे लिए हुए होता है, कर्व लिए हुए होता है। पहले इसका 0 फिर कर्व लिए हुए ग्राफ होता है। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। बिल्कुल नए स्टाइल से आपको असाइनमेंट में दिया गया है। इस स्टाइलों को आपको पहचानना, क्योंकि ये दिल्ली बोर्ड है, अन्य बोर्ड है, इसमें ये पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है बोर्ड पेपर। प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। साथ ही दिया है एम्पियर चक्र क्या है, एम्पियर चक्र क्या है। तो यहां पर देखो ये नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, यानी 2 नंबर को थोड़ा सा आपको डिटेल करना है, बाकी 1 नंबर को शॉर्ट। तो हम देखते हैं पहला चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण चुंबक के ध्रुव प्राबल्य M और उसकी ध्रुवों के बीच की प्रभावकारी लंबाई 2L के गुणनफल को उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। M इज इक्वल टू क्या हो गया, M गुना 2L, यानी एक ध्रुव प्राबल्य, चाहे नॉर्थ का ले सकते हो चाहे साउथ का ले सकते हो, और उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जिसको हम 2L कहते हैं। तो ये सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। तो यहां पर हम देखते हैं ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा हमारे पास है चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक यहां पर हम देखते हैं, धारा लूप हमने लिया, धारा लूप, और इस तरह से यहां पर जो चुंबकत्व जो उत्पन्न हो रहा है वो इस तरह से उत्पन्न हो रहा है। M इज इक्वल टू IA, जहां पर A क्या है, क्षेत्रफल है किसका, उस लूप का। लूप का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो चुंबकीय आघूर्ण भी कम होगा। तो इस तरह से यहां पर हमने एक चित्र के द्वारा बताने के प्रयास किए। यहां पर I धारा प्रवाहित हो रही है, तो मान लो चुंबकीय क्षेत्र B, यहां पर I धारा प्रवाहित होती है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जो इस तरह से हो रहा है। में एक क्षेत्रफल वाला एक वृत्ताकार लूप स्थित है। ये चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप हमारा स्थिर है। यदि धारा I प्रवाहित की जाए, इसमें अब एक तार है, उस तार में हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उस पर बल आघूर्ण टाउ कार्य करेगा। तो उस पर क्या होगा, एक टाउ बल आघूर्ण उस पर काम करेगा, और उस टाउ का मान कितना होगा, I इंटू A क्रॉस B, जहां पर I है प्रवाहित धारा, A जो है इस वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल, और B है वहां पर जो लगा हुआ चुंबकीय क्षेत्र। समीकरण नंबर पहला मान के चले। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में यहां पर हम देख रहे हैं ये P को कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस क्या हो गया, E हो गया। P क्रॉस क्या हो गया, यहां पर E यहां पर आ गया। तो ये हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 कर दिया। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, बाई और टाउ टाउ है। तो हम यहां पर दाईं ओर में देखते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये दोनों तो यहां पर कॉमन है यहां पर। तो ये जो I जो है वो IA जो है एक फैक्टर, वो किससे रिलेटेड है, P से। तो यहां पर स्पष्ट है कि I ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के समतुल्य है, इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण MIA, M बराबर हम क्या कह सकते हैं, IA, और इसको हम या तो MIA के रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते। तो धारावाही लूप की चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, ये इतना होता है। तो यहां पर चुंबकीय आघूर्ण जो हो रहा है, हम इस तरह से बात कर सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर सकते हैं। यहां पर हम विद्युत में द्विध्रुव आघूर्ण P के रूप में लेते हैं और चुंबक में M के रूप में लेते हैं, है ना। यहां पर कोई प्रॉब्लम हमको होने वाला नहीं है। इसमें तीसरा फैक्टर जो दिया एम्पियर चक्र क्या है। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो जाए, इस लूप में फेरों की संख्या को हम बढ़ा दें, तब क्या होने वाला है, तो यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो m का वैल्यू जो IA आ रहा, तो क्या होगा, NIA। चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम जो हो रहा है, m वेक्टर रूप में ना लिखकर मैं ऐसा लिख देता हूं NIA,
जहां पर एन आई को धारावाही या धारा लूप का एम्पियर चक्र कहते हैं। ये जो एन आई को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर चक्र, कि वो कितने चक्र में घुमावदार धारा हम वहां पर प्रवाहित कर रहे थे, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर चक्र कहते हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन था कि एम्पियर चक्र में एम्पियर का सर्किट चलना, एम्पियर का तैरने का नियम, एम्पियर ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो इस तरह से ना एम्पियर ये चक्र जो होता है वो क्या होता है, इनमें जो फेरों की संख्या जो लिया है और उनमें प्रवाहित धारा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, एम्पियर चक्र कहते हैं। धारावाही लूप का द्विध्रुव आघूर्ण, तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मान हो गया एम्पियर चक्र और ए का मान होता है लूप का क्षेत्रफल। वेरी सिंपल। तो इस तरह से हम प्रश्नों का जवाब देते हैं। सब प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। पृथ्वी के यहां पर अंतिम प्रश्न में हमको 3 प्रश्न दिया है, अ, ब और स। अ में 1 नंबर है, ब में 2 नंबर है और स में भी 1 नंबर है। तो इस आधार पर हमको इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो नंबर के आधार पर हमको जवाब देना है। तो पहला प्रश्न था, पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते, क्यों? बड़ी जबरदस्त सवाल है। चूंकि हम पृथ्वी के बनावट की परिपाटी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के सेंटर में क्या है, क्रोड पर लोहा। तो यह लोहा कैसी अवस्था में, पिघली अवस्था में है। तो पिघली अवस्था, लोहे की पिघली अवस्था का जो ताप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं कि लोहे की जो यहां पर हमने लिखा हुआ है, देख लो, यह पृथ्वी की ये क्यूरी ताप 1043 केल्विन जो होता है, और इसके जो त्रिक बिंदु जो क्यूरी बिंदु भी होता है सेल्सियस में, तो उनसे ये ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा होने का अर्थ क्या हुआ, पिघली अवस्था में है लोहा, क्रोड पर है लोहा, तो पिघली अवस्था होने के कारण क्यूरी ताप इनसे ज्यादा हो जाता है। और क्यूरी ताप का ज्यादा होने के कारण क्यूरी नियम क्या होता है, यदि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ है उसकी क्यूरी ताप से अधिक हो जाए तो वह लौह चुंबकीय न रहकर क्या बन जाता है, अणुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो यही प्रकृति लोहे में होता है। तो उसी को मैंने लिख दिया है कि पृथ्वी की क्रोड में लोहा जो होता है वह गलित अवस्था में होता है, यानी पिघला हुआ होता है। अतः यह लोहे की क्यूरी ताप जो 1043 केल्विन है उनसे अधिक होता है। अतः यह क्यूरी नियम के तहत लोह चुंबक न होकर अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अतः भूगर्भ शास्त्री इस तर्क को नहीं मानते। तो इस तर्क को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनके तर्क को इन्होंने नहीं माना। तो याद रखिएगा, इसके बारे में हम अब जिक्र कर दिया हमने, ये में किसने दिया था यह सिद्धांत जिसको सारी भूगर्भ शास्त्रियों ने मानने के लिए इनकार कर दिया। दूसरा प्रश्न था हमारे पास, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट में है तो परिपथ में स्वप्रेरित कर्तों का आकलन कीजिए। यहां पर 2 नंबर का है, गणित है यहां पर। तो स्वप्रेरित कर्तों के बारे में तो पहले हम लिख लेते हैं, सवाल बनाते वक्त दिया गया है ई, यानी यहां पर कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, हम स्मॉल ई के द्वारा पढ़ाते हैं प्राय कि प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरित कर्त में क्या होता है, ई। तो ई इक्वल टू 200 वोल्ट, I1 5.0 एम्पियर, I2 0.0 एम्पियर, और समय जो हमको दिया है 0.1 सेकंड का। तो हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो E की वैल्यू है 200 माइनस एल को वैसे रखते हैं, I जो कहां से कहां गिर रहा है, ये 0 तक गिरा है, तो ये I2 माइनस I1, तो 0.0 माइनस 5.0 अपान समय कितना दिया है 0.1, dt का मान इतना है। तो इस तरह से हम देखते हैं 0.0 से इसको घटाया तो ये बच गया माइनस 5.0, नीचे में 0.01। तो इस तरह से इसको हम ये करें तो ये दशमलव हटाने से एक शून्य ऊपर लग गया, तो ये बन गया 50 माइनस माइनस प्लस 50 एल, तो एल इज इक्वल टू 200 अपान 50, तो ये कितना आ गया 4 टाइम्स, तो 4 हेनरी। प्रेरकत्व कितना आता है 4 हेनरी। हेनरी को एच के द्वारा व्यक्त करते हैं या हेनरी लिख सकते हैं। हमारे पास तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया था, सब बड़ा जोरदार था। निम्न स्थितियों के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रयुक्त कीजिए। यानी आपको बताना है कि हमारे पास एक चित्र है, उसमें प्रेरित धारा विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, कैसे होगी। धारा आई में एक अचर दर पर कमी हो रही, धारा आई में अचर दर से इसमें क्या हो रही है,
कमी हो रही, अचर दर, यानी एक अचर का अर्थ होता है निश्चित, एक निश्चित कमी हो रही है ना। तो इसको मैंने थ्योरी में बताया था, आपका जवाब बिल्कुल जैसे प्रश्न पढ़ते आ जाता था कि यदि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो प्रेरित धारा नहीं बहती। सीधी सीधी बात हमारे यहाँ पर जवाब आ जाता है। तो इसी जवाब को मैंने लिख दिया है, इसको देख लीजिए। तार में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सीधी सी बात है, फैराडे ने भी कहा था, मैक्सवेल ने भी कहा था, सबने प्रयोग करके देखा था। इस क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वृत्ताकार एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज। ये आपको मैं बता चुका हूं। क्षेत्र रेखाएं लूप के तल के समानांतर है। ये देखो क्षेत्र रेखाएं लूप जो बना है उसके तल के बिल्कुल समानांतर, यहां पर कट गया था, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, दोनों की दोनों कैसा है, समानांतर है, अतः लूप में कोई प्रेरित धारा नहीं बहेगी। सिंपल सी बात है। वहां पर आप पहले देखे रहते तो एक ही नियम था, यदि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कोई प्रेरित धारा नहीं बहती। यहां पर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या लिख दिया यहां पर, धारा आई एक अचर दर से कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, अचर दर है यानी एक निश्चित दर से कमी हो रही है। तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो, फ्लक्स बराबर ही जा रहा है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मेरे वीडियो को आपने देखे होंगे, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है। तो आप इनको बिल्कुल बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप इस तरह से कैसे सटीक उत्तर दिया जाता है बच्चों, आप इनको देखकर आप अपने बोर्ड की तैयारी करिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करिए और सटीक शब्द सीमा के अंतर नंबर के आधार पर लिखने की प्रैक्टिस अपने घरों में जरूर करिए।